नमस्कार बच्चों, ज़हरास क्लासेस हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर ए ज़हरा आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक कविता लेके जिसका नाम है कन्यादान और इसके रचयिता हैं ऋतुराज। बच्चों, इस कविता में कवि ने जो है वो एक बहुत अच्छी जो माँ और बेटी के बीच की जो एक माँ जो बेटी को सीख देती है, उस सीख के ऊपर ऋतुराज ने एक कविता बनाई है। और इन होने वाली घटनाओं का एक शादी के विवाह के समय जो घटनाएं होती हैं या जो उस समय जो चीज़ें होती हैं और किस तरह से माँ अपनी बेटी को दूर जाते हुए देखती है, उसे अपनी अंतिम पूंजी समझती है और कन्यादान करते समय उसे लगता है कि ये मेरी पूंजी जो है वो किसी दूसरे के हवाले वो कर रही है, वो अपनी पूंजी। तो उसको कुछ दुनियादारी सिखाने के लिए वो कुछ सीख देती है और उस सीख को इस कविता के द्वारा कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एक शादी के समय जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है और उसे लगता है कि जैसे सारी जमा पूंजी चली जा रही है, तो वो अपनी बच्ची को जो बहुत प्यार से वो पालती है, वो उसकी एक दोस्त की तरह उसके साथ व्यवहार होता है, उसकी हर सुख दुख माँ बेटी एक दूसरे से बांटती है। तो उसे लगता है कि अब सुख दुख बांटने वाली जो मेरी बिटिया है वो कहीं अब मुझसे दूर हो रही है। तो दुनियादारी के पाठ वो उसे पढ़ाती है और बहुत अच्छी सीख देती है, और ये इस कविता में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम जो कवि हैं उनका परिचय पढ़ लेते हैं और देखते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल्क पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इतने सारे पुरस्कारों से ऋतुराज जी को सम्मानित किया गया, वो सम्मानित हुए, जिनमें से उल्लेख है यहाँ पे सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार। तो इनकी अपनी रचनाओं के लिए हैं, जिनमें कुछ कविता संग्रह प्रकाशित जो हो चुके हैं उनके कुछ एक यहाँ पे उल्लेख है कि एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और नीरा मुखारविंद। और बेसिकली ऋतुराज जी का जन्म जो था वो भरतपुर में हुआ और राजस्थान विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई पूरी की। तो बच्चों यहाँ पे जो ये कवि हैं, इनका एक लिखने का जो एक अंदाज है वो, और जो इनके जो जिसको कहते हैं आपके जो इनका लिखने का जो एक थीम होता था या जिस पे ये लिखते थे, बेसिकली वो मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। यानी समाज के लोगों का जो एक चिंताओं का जो विषय है, यानी कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, ये मुख्य धारा जिसको कहते हैं कि जो एक आम समाज में अलग अलग तरीके की जो चिंताएं हैं लोगों में, उन चिंताओं को वो अपने लेखन में लेकर आए हैं और उनका जो लिखने का जो विषय होता था वो यही चीज़ें होती थी। और उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है, यानी जो रोज़मर्रा के जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, जो ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं या उससे जो मिलने वाले अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी सच्चाई को वो अपने लेखनी में उसका एक जगह उन्होंने दी है। और जो भी आसपास की रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। तो देखिए ये जो कवि हैं, इन्होंने शोषण पर या जो बहुत सारी विडंबनाएं हैं जो हमारे सामने होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, जो सामाजिक शोषित लोग हैं
उनकी परेशानियों को वो अपनी लेखनी में उन्होंने जगह दी है, और वो उनका विषय है, वही मेन विषय है जिस पे वो लिखते हैं, उनका सब्जेक्ट है जिस पे वो लिखते हैं। और यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो आम भाषा जो एक यूज़ करते हैं वो, ताकि वो, क्योंकि वो आम लोगों की कहानी है, आम लोगों की परेशानी है, जो शोषण है हो रहा है वो आम लोगों का है, अपने लोगों का है। तो वो भाषा भी उनकी उतनी ही सरल है और उतनी ही ईजी है, ताकि वो और लोगों से जुड़ी हुई भाषा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जिसको बोलते हैं कि बहुत टफ लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं, या जो किसी के समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने शब्दों का चयन भी बहुत आसान शब्दों का चयन होता है, जिससे कि आम जीवन से जुड़े हुए शब्द जो यूज़ होते हैं उनका वो अपने कविताओं में वो करते हैं, उपयोग करते हैं। तो चलते हैं बच्चों इस कविता के सार की तरफ। कविता का जो सार है, जो समरी है, एक छोटा सा बताया है इसका कि कैसे इसमें क्या है इस कविता में। तो कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। तो यहाँ पे जो एक परंपरागत आदर्श जो होता है, एक जो रेगुलर चीज़ें जो एक माँ अपनी बेटी को देती है, या एक माँ अपने बच्चे को जो सीख दे रही है, या रेगुलर तरीके से माँ बच्चों को कुछ ना कुछ चीज़ों की तंबी करती है, सलीका सिखाती है, वो सारी चीज़ें नहीं। इसमें कन्यादान के समय माँ जो है अपनी बच्ची को कुछ हट के सीख देती है, कुछ नई सीख देती है, जो बच्ची को जीवन में हमेशा वो सीख नहीं मिलती है। वो सीख वो माँ उसको उस समय देती है जब वो अपनी बच्ची का कन्यादान कर रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। तो यहाँ पे कवि का मानना है कि जो भी समाज में या व्यवस्था में स्त्रियों के लिए जो एक रूल बना हुआ है कि उनका आचरण, उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर, उनका रहन सहन, तरीका सलीका जो है उससे रिलेटेड जो एक मॉडल बनाया है समाज ने कि नहीं यही एक लड़की को होना चाहिए, इसी तरह से एक स्त्री को होना चाहिए। मतलब एक ऐसा आदर्श बनाया है समाज ने स्त्रियों के लिए कि मतलब उन आदर्शों को, जैसे एक होता है ना कि मुल्लामे मियाँ ने बनावटी सा दिखने लगता है, फिर वो एक स्त्री की जो जीवन है वो बिल्कुल बनावटी सा लगने लगता है, उसका अपनापन, उसकी ओरिजिनलिटी कहीं नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसको मानने पर मजबूर होना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे यहाँ कवि ने बताया कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। यानी कि देखो बच्चों, जो एक लड़की होती है या एक लड़का, भगवान ने जो दोनों चीज़ों को इसको बनाया है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल का जो फ़र्क है कि मेल जो है या एक पुरुष जो है वो टफ होता है, वो हार्ड होता है और वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे जो स्त्री होती है वो डेलिकेसी होती है, उसमें एक सौम्यता होती है, एक सॉफ्टनेस होती है, जो कोमलता जिसको कहते हैं। मतलब बोलने में भी, आवाज़ में भी सॉफ्टनेस होती है, उसके चलने में, उसके काम करने में, उसके हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस नज़र आती है, और बहुत जिसको बोलते हैं कि डेलिकेसी होती है। तो यहाँ पे जो ये इतना खूबसूरत सा एक जो एक लड़की के अंदर जो इतना खूबसूरत सी चीज़ जो भगवान ने दी है, उसको समाज ने क्या नाम दे दिया? कमज़ोरी का नाम दे दिया है। हाँ, तो कमज़ोरी में ही छिप गई, उसकी कोमलता जो है वो कमज़ोरी में छिप जाती है। यानी उसको कोमल ना कह के, डेलिकेट ना कह के, उसको क्या कहते हैं? उसको कमज़ोर कह देते हैं कि बड़ी कमज़ोर सी है, स्त्री कमज़ोर होती है। तो लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है, ठीक है ना। तो जो है कि कहीं लड़की जैसा ना दिखाई देना, यानी कि बिल्कुल लड़की का जो मेन मॉडल भगवान ने बनाया है, जो ऊपर वाले ने बनाया कि सुंदर, सॉफ्ट, डेलिकेट सी और सौम्य सी, वो ना दिखाने के बदले ये आदर्शों का, प्रिंसिपल्स का पूरा एक ऊपर से मॉडल बना दिया गया है समाज में उसका, और इसीलिए उसको इसका एक जिसको कहते हैं मुआवजा के रूप में ये दिया जाता है। प्रतिकार यानी मुआवजा, यानी किसी के बदले, कोई चीज़ के बदले कुछ देना। तो इसीलिए लड़की को लड़की जैसा ना दिखाई दे, इसीलिए क्या कहा जाता है कि तुम भाई कमज़ोर हो इसलिए तुम ये काम मत करो, या तुम कमज़ोर हो तुमको इस तरह का काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन आदर्शों की पुड़िया में लपेट के क्या हुआ है, उसको एक मुआवजा देने की कोशिश की। आदर्शों के नाम पे उसकी कोमलता को क्या किया गया? कमज़ोरी का रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पे बेटी माँ के सबसे निकट है और उसके सुख दुख की साथी होती है।
इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। सही बात है बच्चों, आज मेरी माँ है, आपकी माँ है, जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, देखिए आप एक उम्र के जब पड़ाव में पहुंचते हैं तो एक वक्त ऐसा होता है कि दोस्त यार तो बाहर होते हैं बच्चों, लेकिन माँ से बेहतरीन दोस्त और साथी कोई नहीं होता है। एक लड़की के लिए उसकी माँ और एक माँ के लिए उसकी बेटी। कभी ना कभी वो अपनी दिल की बात, अपनी ख्वाहिशें एक बच्ची हमेशा पहले अपनी माँ से कहती है। तो यहाँ पे माँ उसको हर तरह की सीख देती है, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, अपनी जो क्रिएटिविटी है या अपने तरीके हैं, अपना व्यवहार है, वो अपनी बच्ची में वो ट्रांसमिट करती है अपने तरीकों को सिखा के। और इसलिए उसको ऐसा लगता है कि उसने अपनी सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो जो इन्वेस्ट की हैं, वो किस में इन्वेस्ट की हैं? अपनी बेटी में। तो यहाँ पे वो बेटी को एक अंतिम पूंजी समझती, क्योंकि अब जब बेटी चली जाएगी तो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए और कोई जगह नहीं होगी और कोई साथी नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें कन्यादान कविता में बेटी को माँ एक अंतिम पूंजी की तरह महसूस करती है, समझती है। और कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। यानी कि इस कविता में केवल भावनाओं के साथ कवि ने नहीं कुछ चीज़ अभिव्यक्त की, एक्सप्रेस की है, केवल भावनाएं ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इमोशंस नहीं है, इमोशंस के साथ साथ यहाँ प्रैक्टिकलिटी भी बताई है माँ ने। और जो माँ के अंदर जो पीड़ा हो रही है, यानी जो तकलीफ हो रही है कि मेरी अंतिम पूंजी अब चली जाएगी, अब ये पराया हो गई है, तो वो जो पीड़ा है उसका बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत ही ऐसी एक्सप्रेशन दिया कि जिसके आप जो विश्वास आप कर सकते हैं। और सही है कि हर माँ को ये इस पीड़ा से गुजरना होता है, हर बेटी की माँ को इस पीड़ा से गुजरना होता है कि वो अपनी जीवन भर की कमाई, जीवन भर की पूंजी, अपनी सिखाई हुई बच्ची को किसी और के हाथ दे रही है। तो इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो यहाँ पे इस कविता के माध्यम से जो एक स्त्री की लाइफ है, एक लड़की का जो जीवन है, उसके प्रति जो है एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सा एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है। बड़ा सेंसिटिव है ये, और एक मैटर, ये बहुत एक सेंसिटिव सा टॉपिक भी है, क्योंकि एक लड़की जो है अपने घर के माहौल से किसी दूसरे के माहौल में जा रही होती है। तो बच्चों, जब एक लड़की का विवाह होता है तो केवल दो लोगों का ही मिलन नहीं होता है, या दो लोगों के बीच में नहीं होता है, ये दो परिवारों के बीच में होता है, दो संस्कृतियों के बीच में होता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत जिसको कहते हैं कि डेलिकेट सा रिश्ता होता है और बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, और उसकी एक्सप्रेशन जो है कवि ने बहुत अच्छे से की है। बहुत अच्छी कविता है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ इसमें आपको मिलेगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कविता को, और एक एक यहाँ पे मैं स्टांजा का आपको एक एक उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे कि आप आराम से उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम पहली 4 पंक्तियों पे, 3 पंक्तियों पे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ पे एक माँ के बारे में बता रहे हैं कवि कि कितना प्रामाणिक था, यानी कितना वो दुख जो था वो विश्वास के काबिल था। प्रामाणिक यानी विश्वास पात्र, यानी कि वाकई में ऐसा कोई दिखावटी वाला दुख नहीं था। वो बहुत ज़्यादा माँ दुखी थी, बहुत सैड थी। और इन पंक्तियों में कवि ये कहने की कोशिश करते हैं कि लड़की की जब शादी हो रही है और विदा करते वक्त कितना वो माँ दुख में भरी हुई थी, और उसका दुखी होना बहुत स्वाभाविक होता है। और यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि उनको, माँ को ऐसा लगता है कि वो अपनी लड़की को दान में दे रही है, क्योंकि कन्या का दान करियो जब दान में दे रही है तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी जीवन की आखिरी जमा पूंजी जो है वो किसी को दे रही है, और वो आखिरी जमा पूंजी कहीं दूर चली जा रही है। क्यों जमा पूंजी बच्चों? अभी मैंने बताया कि वो बड़े ही लाड दुलार से हर माँ बाप अपने बच्ची को पालते हैं, उसके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, उसकी चाहतों का ख्याल करते हैं, और उसको पाल पोस के वो बड़ा करते हैं। लेकिन वो बड़ा करते तो हैं, लेकिन वो बेटी जो है वो कभी साथ नहीं होती। वो एक दिन उसे पराए घर जाना होता है। तो वहाँ पे माँ दुखी हो रही है कि जो उसके जीवन की साथी थी, जो उसकी एक संगिनी थी,
तो वो कहीं ना कहीं वो दूर जा रही है। और इस संगिनी में, इस साथी में उसने क्या किया था कि अपने सारे जो सीख थी उसमें पूरी तरह से पिरोई थी और इन्वेस्ट किया था। तो इसलिए इन पहले 3 पंक्तियों में जो कवि हैं वो एक माँ का दुख किस तरह से वो व्यक्त करी, दुखी है, उस दुख को यहाँ पे उन्होंने हमारे सामने रखा है। चलिए अब अगली लाइन पढ़ते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखिए बच्चों, यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि लड़की बड़ी तो हो जाती हैं, लड़कियाँ बड़ी होती हैं, और बड़े होने का मतलब केवल एक बड़ा होना नहीं, जो एक सयानापन होता है, जो समझदारी होती है, जो सूझबूझ होती है, वो वक्त के साथ आती है। जो दुनियादारी की समझ है वो वक्त के साथ आती है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे बता रहा है भोली सरल थी। भोली सरल थी का मतलब कि सयानी नहीं थी, यानी अभी उसमें वो सूझबूझ नहीं आई थी, वो दुनियादारी को भांपने का, समझने का सलीका अभी उसमें नहीं आया था। और वो क्यों नहीं आया था? क्योंकि उसने अभी तक अपने घर से बाहर उस तरह से कदम कभी नहीं निकाला था। यानी घर से बाहर कदम निकालने का मतलब ये नहीं बच्चों की घूमना, घर से बाहर कदम निकालने का मतलब कि आप कोई दूसरी दुनिया में या दूसरे किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में आप अभी तक नहीं गए हैं, या ऐसे लोगों के साथ आपने जीवन व्यतीत नहीं किया है, केवल अपने घर वालों के साथ ही उस तरह का जीवन व्यतीत किया, तो वो दूसरी दुनिया आपके लिए जो है वो नई है और आप दुनिया आपने नहीं देखी है। और जो बाहर जो निकलते हैं तो सुख का तो आभास होता है, क्योंकि माता पिता हर तरह का सुख देते हैं, तो वो खुश रहती हैं बच्चियां उसमें कि ये मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह का सामान चाहिए, या मुझे यहाँ जाना है, मुझे सही। तो इस तरह इसको सुख नहीं कहते हैं, ये तो उसका एक सुख है, लेकिन उसको उसने जिया है। लेकिन जो बाहरी दुनिया का जो जीवन है वो बहुत जटिल है, वो बहुत टफ है, बहुत स्ट्रगल है, तो उस जटिलता का सामना उसने कभी नहीं किया है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। बाहर तो उसने सुख देखा कि भाई माँ, उसको जो चाहिए माँ बाप ने मुहैया कराया, तो उसके लिए वो सुख है। लेकिन जो एक जीवन का जो एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, जो जटिलता है, वो उसके सामने कभी नहीं पड़ी है और उसका सामना उसे करना नहीं आता है, क्योंकि उसे अभी तक अपना जीवन जो है बड़ा सरल सा बीतता हुआ दिखता है बच्ची को। और इसी कारण से उसे केवल हर जगह खुशियाँ नज़र आती हैं, रंगीनियाँ नज़र आती हैं, और वो सुख, उसको वो सुख जैसा प्रतीत होता है। परेशानियों का सामना तो किया नहीं है, जो भी परेशानियां आती थी माँ बाप झेलते थे, उन्हें पता नहीं होता, तो वो परेशानियों का तो सामना उसने कभी किया नहीं है, और जो जितनी भी खुशियां मिलती हैं उसके लिए सुख का बाइस होती है। तो ये सब उसे अभी पता नहीं था। और अपने घर की बाहर की दुनिया जो है उसके लिए क्या लगती है? धुंधले प्रकाश की तरह है, यानी कि दुख दूर है, दुख नहीं देखा है। और एक तस्वीर जो मन में बनी हुई है वो बड़ी धुंधली सी है कि हाँ, ऐसा जब मेरे घर में हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, तो हर जगह ऐसा ही होगा। एक धुंधला सा उसके दिमाग में इस तरह का ख्याल है। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो एक विकास होता है एक व्यक्ति का, तो वो संपूर्ण विकास तभी होता है जब वो बाहरी दुनिया से आमना सामना होता है उसका। और बाहरी दुनिया से जब आमना सामना होगा तो वहाँ पे वक्त गुजारना पड़ेगा। जब वक्त गुजरेगा तो उसे पता चलेगा कि कहाँ पे सुख है, कहाँ पे चढ़ाव है, उतार है, कैसे उसके साथ हमें रहना है, किस तरह से हमें अपने आप को ढालना है। तो ये सारी चीज़ों का अनुभव अभी उस बच्ची को नहीं था, इसीलिए उसके सामने धुंधले प्रकाश की बात की गई है और भोली है। और अभी उसके दिल में जैसे तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की वो पाठिका है, यानी कि कुछ ऐसे गीत जो टुकड़ों में हैं, यानी कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो छोटे छोटे इंटरवल्स में आ रही हैं उसके सामने। तो वो एक गीत की तरह है वो जीवन उसके लिए, वो कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, कोई भी जटिलता नहीं है उसमें। तो इसीलिए वो बच्ची जो है, वो लड़की जो है, अभी सयानी नहीं हुई है, बल्कि वो भोली और सरल है। समझ में आया बच्चों? अब हम अगली लाइनों में जाते हैं और अगली लाइनों का मतलब समझते हैं। बहुत बहुत सेंसिटिव कविता है, अच्छी, बहुत प्यारी कविता है, इसको आप समझिए। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के,
माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पे इन लाइनों का जो मतलब है, यहाँ पे मैं बता दूं कि माँ क्या कहती है कि जो विदाई के समय माँ बताती है कि ये एक नसीहत के तौर पे वो अपनी बेटी को माँ दे रही है कि ससुराल में किस तरह से उसे रहना है और किस तरह से नहीं रहना है। सबसे पहले उसने ये बताया अपनी बेटी को कि अपनी सुंदरता पे, जैसे यहाँ पे माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना चेहरे पे, यानी यहाँ पे माँ कह रही है कि तुम सुंदर हो, लेकिन सुंदरता जो है उस पे कभी अपने आप पे गर्व मत करना, यानी कभी उसका घमंड मत करना कि अपनी सुंदरता पर कभी इतराना नहीं। क्यों? क्योंकि जो सांसारिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उसमें उसको सही तरीके से चलाने के लिए सुंदरता कभी काम नहीं आती, बल्कि जो काम आते हैं वो आते हैं हमारे गुण। क्या काम आते हैं? काम आते हैं गुण। एक लड़की का गुण काम आता है, ना कि उसकी सुंदरता काम आती है। तो यहाँ पे माँ बहुत अच्छी नसीहत देती है कि अपने संसार को चलाने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए, जिसके घर तुम जा रही हो उस घर को बसाने सजाने के लिए तुम्हें हमेशा अपने गुणों का प्रयोग करना है, ना कि अपनी सुंदरता का। यानी अपनी सुंदरता पे हमेशा इतराओगी तो अपने गुणों से दूर चली जाओगी। ठीक है, तो वहाँ पे सुंदरता को के पीछे भागने से हमारे गुण क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और उससे ज़्यादा, सुंदरता से ज़्यादा हमारे जीवन को सजाने में क्या काम आते हैं? हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी से ये भी बात कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। देखो बेटा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात जो बताई है उन्होंने, जो एक समय होता था कि लड़कियां जब किसी तरह से शोषित हो जाती थीं घर में, तो कई बार वो जलाई जाती थी या खुद भी जल जाती थी कि वो परेशानी से दूर भागना। तो यहीं पे बता रही है माँ, नसीहत दे रही है कि आग जो है वो क्या है? सिर्फ रोटियां पका सकती है, उसको जलने जलाने के लिए कभी इस्तेमाल मत करना। यानी वो अपनी बेटी को ये कहना चाह रही है कि जिम्मेदारियां बहुत होंगी, उसे बहुत तरीके से निभाना, आवश्यक तरीके से निभाना, लेकिन किसी का अत्याचार नहीं सहना। अत्याचार नहीं सहना यानी होता है ना बच्चों, अभी भी बहुओं को क्या करते हैं, दहेज नहीं ला रहे हैं तो उस पर बात सुनाया जाता है घर पे, उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता है, उसके साथ अत्याचार होता है। तो माँ यहाँ कह रही है कि ये आग रोटियां सेकने के लिए केवल रोटी सेको, इससे अपनी गृहस्थी बसाओ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो तुम्हारे पर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को तुम सहो, उसको सहना भी नहीं है। और जो है आप उसको क्या कहते हैं कि परिवार के लिए ही अपने आप को तरीके से जिम्मेदारियों को निभाना है। माँ ये भी कहती है उससे कि जो आप कपड़े या वस्त्र या आभूषण जो भी आप पहन रहे हो, सज रहे हो, तो लोग उसमें कई बार तारीफ कर देते हैं, और उसके पीछे मत पड़ना, या कपड़ों के पीछे, गहनों के पीछे मत पड़ना। क्योंकि जब एक बार कपड़े गहनों का मोह लग जाएगा, उसके पीछे पड़ोगे तो आप अपने संसार को नहीं बसा पाओगे और उन्हीं के बंधन में बंध के रह जाओगे, और कभी इस बंधन में बंधना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके चक्कर में जो बसा बसाया घर होता है वो खत्म हो जाता है, और वो स्त्री जीवन में ये केवल एक बंधन की तरह है। यानी कि ये आभूषण और वस्त्र जो हैं, यानी कपड़ों का या सजने संवरने का या फालतू चीज़ों पे खर्च करना, ये केवल एक बंधन की तरह है, वो स्त्री के जीवन को सार्थक नहीं करता है। अंत में बड़ी अच्छी लाइन बताइए कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना। इन पंक्तियों में बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है कि माँ कह रही है कि आपको किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह अपने आप को प्रस्तुत मत करना कि भाई मैं एक लड़की हूँ, या किसी भी तरह का आपको लगता है वो आप काम कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप लड़की हो तो आप पीछे हट जाओ। नहीं, अपनी निर्बलता का, यानी कि कभी वो जो कमज़ोर शब्द इस्तेमाल हुआ है लड़कियों के लिए या स्त्री के लिए, उसको कभी निर्बल, अपने आप को उस शब्द से मत जोड़ना। कभी अपने आप को किसी के सामने निर्बल दिखाने की या कमज़ोर दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे लड़की एक सिनोनिम हो गई है, लड़की यानी कमज़ोर, कमज़ोरी, तो वो मत बताना।
तुम किसी के सामने अपने आप को निर्बल मत बताना। और इस संसार में क्या होता है कि लोग किसके ऊपर अत्याचार करते हैं? निर्बल के ऊपर, यानी कि जो बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो अत्याचार भी उन्हीं पे ज़्यादा होता है। तो माँ यहाँ बहुत अच्छी नसीहत देती है कि अत्याचार मत होने देना। और ये अत्याचार तुम्हारे ऊपर कब होगा? जब तुम खुद को एक लड़की, निर्बल लड़की की तरह समाज के सामने प्रस्तुत करोगी, तो वो तुम्हें नहीं करना है। और तुम लड़की हो कि भीतर से तो तुम एक नारी हो, जो नारी का एक जो बहुत बड़ा रोल होता है, भगवान ने जो ऊपर से नारी के पास जो शक्ति दी हुई है वो तुम भीतर से हो, तुम्हारे पास सारे गुण हैं, तो तुम उन गुणों को बनाए रखना। लेकिन दूसरों के सामने कभी भी गलत बात पे या किसी भी अत्याचार के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय दिखाना नहीं। तो इन सीख के साथ माँ ने अपनी बच्ची का कन्यादान किया और एक बहुत अलग सी नसीहत, अलग सी शिक्षा एक माँ अपनी बच्ची को दे रही है, जो कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है ना बच्चों? बहुत अच्छी कविता है, इतना सुंदर रिलेशनशिप इसमें बताया है एक माँ और बेटी का। तो ये कविता यहाँ समाप्त होती है बच्चों। अब चलते हैं हम इसके पीछे जो आपके किताब में जो पीछे में जो एक्सरसाइज दी हुई है, आप उन एक्सरसाइज को आप करो। तो ये क्वेश्चन, प्रश्न पहला है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? तो अभी इसी पैराग्राफ में हमने पढ़ा, हमने स्टैंजा में, कि लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना लड़की जैसी मत दिखाई देना, क्योंकि नारी के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, सरलता होती है, विनम्रता होती है, तो ये सारी गुणों को बना के रखने की नसीहत माँ ने दिया। लेकिन ये कहा कि इन जो कोमल गुण हैं जो तुम्हारे, उन गुण को इतना कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि अगर कमज़ोर होएगी तो कमज़ोर समझ के उस बच्ची के ससुराल के लोग उसका हो सकता है शोषण करें, और इसके अलावा जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्ण वो मुकाबला न कर सके। इसीलिए माँ ने उससे कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। और फिर ये प्रश्न जो है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? कि जो ये स्थिति है कि ससुराल में जब एक स्त्री को उसमें उसके परिजन जो है शोषण उसका करते हैं, इस ओर संकेत किया गया है। कभी उसका साथ बुरा व्यवहार करके, कभी उसके साथ बहुत सादा अत्याचार करके उसको जीवन ले लेते हैं, उसको कहीं मार देते हैं या उसकी पिटाई करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो इस तरफ इशारा हुआ है, इस तरफ जो है इन पंक्तियों का जो इशारा है वो इस तरफ है, इस तरफ संकेत किया जा रहा है। ठीक है। तो और कभी कभी क्या होता है कि बहुएं इसी शोषण से क्या होता है, मुक्ति पाने के लिए खुद को मार लेती हैं या खुद को आग के हवाले कर लेती हैं, अपनी जीवन को समाप्त कर लेती हैं। तो इन पंक्तियों में इसी की ओर इशारा किया है। तो माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा? माँ ने बेटी को इसीलिए सचेत करना समझा क्योंकि बेटी अभी उसकी जो है बहुत ही ज़्यादा सयानी नहीं हुई है, बहुत नासमझ है, भोली है, जिसे दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं है, न दुनियादारी या उसमें जो छल कपट है, उतार चढ़ाव है, उसका उसे कुछ पता नहीं होता है। और ऐसे लोगों को का शोषण भी हो जाता है, और लोगों द्वारा किस तरह से शोषित होते हैं इसका भी उसे ज्ञान नहीं है, उससे वो अनजान होती है। तो इसीलिए माँ ने जो है उसको जो है इस तरफ सचेत किया है। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में जो है कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो ये तो बच्चों आप खुद कीजिए कि किस तरह की छवि आपके सामने आ रही है कि लड़की एक तो सयानी नहीं है, लड़की नासमझ है, फिर लड़की को दुनियादारी का नहीं पता है, लड़की अच्छा यहाँ पे जो तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियाँ, यानी कि लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा विवाह के सुखद सपनों में या कल्पनाओं में वो खोई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें हैं बच्चों, वो आप अपने मन से सोच के लिखिए, आपके हिसाब से वो क्या इसमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? तो बहुत आसान सा सवाल है, क्यों लग रही है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी? ये अभी शुरू में ही बताया कि माँ को अपनी बेटी का जो सुख दुख है वो उसकी साथी होती है, उसकी बेटी। माँ और बेटी सुख दुख की साथी होती हैं,
और वो अपनी पर्सनल निजी बातें भी एक दूसरे से शेयर करती हैं, बांट लिया करती हैं। और सबसे प्रिय वस्तु, माँ ने अपनी बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी सीख है वो अपनी बेटी में डाली हैं, तो उसको लगता है माँ को कि ये उसकी प्रिय वस्तु है और वो प्रिय पूंजी भी है। और इसीलिए वो जो है कन्यादान के समय उसे ऐसा लगता है कि वो इस पूंजी को किसी दूसरे के हवाले सौंपने जा रही है। ठीक है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? अरे बहुत सारी सीख दी। अभी आपने पढ़ा कि कभी भी अपने जो है प्रशंसा पे या रूप सौंदर्य पे कभी भी अपने को आप मुग्ध मत कर लेना। फिर आग में रोटियां पकाई जाती हैं, ना कि किसी और दुरुपयोग में लाया जाता है आग को। और जो वस्त्र आभूषण दिखावे वाली चीज़ों के मुंह में नहीं फंसना चाहिए। और अपने जो नारी का जो गुण है उसको हमेशा सामने बना के रखना चाहिए, कमज़ोर पड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह की सीख माँ ने दी है। अब ये छठा सवाल जो है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? ये बच्चों, ये आप अपने दिलो दिमाग से सोच के अपनी चीज़ों को यहाँ पर आप सामने अभिव्यक्त कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों की ये कविता जो है बहुत अच्छी आपको समझ में आई होगी और आप इस पूरे प्रश्न का उत्तर बहुत आराम से लिख सकेंगे। तो आगे बच्चों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़हरास क्लासेस हिंदी को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो नई चीज़ें हों, अपलोड हों, वो आप तक पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।